नमस्कार, आपका अपने परिवार कैरियर टीवी में स्वागत है। जैसा कि मैं सूरज वर्मा आज आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए प्रहार सीरीज को लेके आया हूँ। इसके अंतर्गत हम जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध कहाँ पे स्थित है? क्या ताप्ती हो सकता है, महानदी हो है कि करजन नदी है कि नर्मदा नदी है? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ताप्ती नदी। अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो उकाई बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उकाई बांध स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है। और अब यहां से दूसरा हमारा क्वेश्चन एक और बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि उकाई बांध का दूसरा नाम भी क्या होगा? यहाँ पे स्थित है गुजरात राज्य में स्थित है। अब इसका बात आती है कि दूसरा नाम, इसका सेकंड नेम क्या होगा? सेकंड नेम होगा सरदार सरोवर बांध। क्या होगा सेकंड नाम? सरदार सरोवर सरोवर बांध। यहाँ पे जैसे कि जानते हैं हम लोग कि उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है और यह जो उकाई बांध है यह गुजरात राज्य में बना हुआ है। और ये सरदार, इसका दूसरा नाम जो है वो है सरदार सरोवर बांध। यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा घाट प्रभा। घाट प्रभा जो नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जो कृष्णा नदी है हमारी उसकी सहायक नदी कौन सी है? जो है घाट प्रभा नदी है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है इसका उद्गम होता है कर्नाटक से। घाट प्रभा नदी का उद्गम कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक। और इसको जब ये महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं तो महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जो दूसरी हमारी घाट प्रभा नदी है इसको महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हिरण्यकेशी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिरण्यकेशी नदी। ऐसे ही आइए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारी कुछ नदियां दी हुई हैं और और उनकी यहाँ पे सहायक नदियां भी दी गई हैं। आइए देखते हैं उन नदियों को। तो हमारी यहाँ पे पहली नदी क्या होगी? पहली नदी हमारी है यहाँ पे गंगा। अब यहाँ पे गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं देखते हैं। तो पहली हो जाएगी गोमती। पहली नदी कौन सी हो जाएगी? गोमती, घाघरा, गड़क, कोसी, यमुना व सोन नदी हो जाएगी। इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे? तो गंगा की सहायक नदियों को याद रखने की ट्रिक कौन सी है? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यशोदा को क्या चाहिए? यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। बस इतना याद कर लेने से हमारी जो है नदियां बहुत आसानी से हमें याद हो जाएंगी। हमारी दूसरी नदी यहाँ पे क्या क्या दी हुई है? यमुना नदी। तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो क्या है? आप लोग जानते होंगे कि चंबल नदी है, सिंध नदी है, केन है, बेतवा है और हिंडन है और टोंस नदी है। ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो नदियां हैं हमारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। हमारी अगली नदी आती है कृष्णा नदी। देखो यहाँ पे जो हम अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखो यहाँ पे आ गया घाट प्रभा। देखो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होके आ गया, घाट प्रभा। अगली नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। दूसरी कौन सी है? वेदावली। और कौन सी है? कोयना। तथा एक और नदी जो बची है वो है मान प्रभा। और आगे देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं? तो इसकी कौन सी नदी होंगी सहायक? पहली नदी है इसकी हेमावती, दूसरी हो जाएगी भवानी, तीसरी हो जाएगी कामिनी और चौथी हो जाएगी अकीवती। यहां से दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं बनता, यहां से आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें दे देगा गोमती, घाघरा, चंबल, सिंध। अब इसमें से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां गंगा की सहायक है। फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना है, इनको हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अगली नदी देखते हैं कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नर्मदा नदी देखते हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसकी पहली जो नदी हो जाएगी वो हो जाएगी अमरावती नदी। दूसरी नदी हो जाएगी भूखी भूसी भूखी भूखी नदी हो जाएगी। अगली नदी जो है तवा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? तवा।
हमारी अगली नदी जो आती है वो आती है दामोदर नदी। यहाँ पे इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं देखते हैं। इसकी पहली नदी है बराकर, दूसरी है कोनार, कौन सी है कानूर, हमारी अगली आती है चंबल। तो यहाँ पे बताइए आप लोग की चंबल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल नदी जो है यहाँ पे देखिए, चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। अब देखते हैं चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी कौन सी सहायक नदी है बनबसा, दूसरी है शीघ्रा, तीसरी है पार्वती और चौथी नदी कौन सी है मेज। और इस तरीके से हमारी जो है नदियां, इनको हमें बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गर्म महासागरीय धाराएं डॉट 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 के निकट निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं ये कहां से उत्पन्न होती हैं और किधर को गतिमान होती हैं। तो जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो हमारी भूमध्य रेखा से उत्पन्न होती हैं और जहां पे कम गर्म होता है, जहां पे ठंडी है, यानी कि ध्रुवों की ओर, हमारे जो पृथ्वी के केंद्र हैं उनकी तरफ गतिमान होते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण जो होता है बहुत ठंडा होता है इन धाराओं की अपेक्षा। इसीलिए जब जो होगा एक उच्च तापमान की, उससे जो धाराएं बहती है हमारी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर धाराएं हमारी जो है वो बहती रहती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर हमारी दी हुई अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया, हमारा क्या दिया हुआ है, अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं और कैसी धाराएं हैं। तो पहली धारा जो है खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम धारा कैसी है। तो उत्तर स्ट्रीम धारा हो जाएगी, यहाँ पे गर्म धारा है। अगला हमारा क्या, कौन सी धारा दी हुई है, तो ब्राजील की धारा दी हुई है। क्या कौन सी धारा दी हुई है, ब्राजील की धारा। ये भी धारा जो है एक गर्म धारा है। कैसी धारा है कि यहाँ ब्राजील की धारा कैसी है, तो ब्राजील की धारा गर्म होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, केनारी धारा कैसी धारा है, गर्म होगी, ठंडी होगी कि कैसी धारा होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होगा ठंडी धारा। अगली आता है लेब्राडोर धारा। कौन सी धारा है अगली हमारी, लेब्राडोर धारा। तो यह धारा कैसी होगी दोस्तों, यह धारा जो होगी ठंडी धारा होती है। फिर अगली धारा आती है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की में धारा कैसी धारा प्रमुख बहती है, तो ग्रीनलैंड में जो होती है धारा, यहाँ पे ठंडी धारा बहती रहती है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन आता है फाकलैंड की धारा। फाकलैंड की धारा दोस्तों कैसी है, फाकलैंड की धारा जो है वो बहुत ठंडी धारा है। आप लोगों को मैं जहां समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी से तैयार करने हैं, और क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे दे देगा कि खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम धारा कैसी है, तो उत्तर के आप लोगों को क्या आंसर करना है, यहाँ पे गर्म कर देना है। हमारा यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे अब दिया हुआ है प्रशांत महासागर की जलधाराएं कैसी हैं। अब आइए यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अभी तक हम देख रहे थे महासागर की जलधाराएं कैसी हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रशांत महासागर से निकलने वाली जलधाराएं कैसी होती हैं। तो पहली जो धारा आती है वो आती है अलास्का की धारा कैसी है। तो यहाँ पे अलास्का की धारा जो है वो अलास्का की धारा गर्म है, जो कि ध्रुव की ओर गतिमान रहती है। अगला हमारा आता है क्यूरेशियो की धारा कैसी है। क्यूरेशियो कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों जापान में स्थित है। यहाँ की धारा भी गर्म रहती है, बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे होंगे। हमारा अगला आता है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा कैसी है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि वेरी मोस्ट है, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा पेपर में पूछ सकता है, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से याद देखेंगे। यहाँ पे होगा गर्म जलधारा। अब हमारा आता है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा कैसी है। तो पूर्व की ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो भी हमारी यहाँ पे कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। फिर आता है हमबोल्ट की धाराजी कैसी है। हमबोल्ट की धारा कैसी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे हमबोल्ट की धारा है, जी लग गया, लेकिन इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कैसी धारा हो जाएगी, ठंडी जल धारा हो जाएगी। फिर हमारा आता है अगला क्वेश्चन, क्यूराइल की धारा कैसी है। क्यूराइल की धारा कैसी है, तो क्यूराइल की धारा जो है, क्यूराइल की धारा ठंडी है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन आया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम राज्य से लगती है। तो यहाँ पे कितने राज्यों की सीमा लगती है, जो कि जानते हैं आप लोग, सिक्किम भूटान के साथ, और भूटान चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। तो भारत में पश्चिम बंगाल जो है अपना, पश्चिम बंगाल,
वो सिक्किम से एक, ये भारत के एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? सिक्किम को उसमें कब शामिल की, किस राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। कैसे, किस राज्य में शामिल किया गया? 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को। यहाँ पे जो सिक्किम है, सिक्किम हमारे भारत का एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल जिसकी सीमा केवल एक राज्य, पश्चिम बंगाल एक ऐसा है जो सिक्किम के साथ साझा करता है। बाकी भारत के कोई भी राज्य सिक्किम के साथ साझा नहीं करते। और सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसको, सिक्किम को जब 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया तो कब दिया गया? तो यहाँ पे क्या बात आती है कि 22वें राज्य में जब दर्जा दिया गया तब तो कब दिया गया? तो इसको दिया गया 16 मई, कब दिया गया? 16 मई 1975 ईस्वी को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को 16 मई 1975 में 22वें राज्य के रूप में जोड़ा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है हमारा इंडिया का मैप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा, देखो यहाँ पे सिक्किम राज्य है, सिक्किम, और यहाँ पे हमारा वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल की जो सीमा है, केवल एक भारतीय राज्य जो सिक्किम के साथ साझा करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिक्किम। अब यहाँ पे हमारी आती है भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो देखते हैं कितने देशों से लगती है। तो यहाँ पे हमारी लगती है पाकिस्तान, नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के हमारी जो सीमा है यहाँ तक पाकिस्तान के साथ लगती है। और यहाँ पे बहुत थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे दूसरा राज्य हो जाएगा। फिर यहाँ से सीमा चलते हुए यहाँ आ जाती है ऐसे, यहाँ तक चीन है अपना, ऊपर चीन है, यहाँ पे क्या है? चाइना यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा राज्य हो जाएगा। और चौथा राज्य जो है यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेपाल के साथ हो जाएगा। फिर हमारा एक छोटा सा देश आ जाता है, पड़ोसी देश भूटान, जिसकी स्थल सीमा लगती है यहाँ पे, 5वां देश हो जाएगा। फिर अगला हमारा आता है वो बांग्लादेश, छठा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आता है म्यांमार, यहाँ से होते हुए ऐसे, ये है हमारा म्यांमार, या 7वां राज्य हो जाएगा। तो भारत की स्थल सीमा से भारत की स्थलीय सीमा जो है वो सात देशों के साथ साझा करती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है हमारी की भारत की सर्वाधिक स्थल सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो किस देश के साथ में दोस्तों लगती है? बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। किस देश के साथ में लगती है दोस्तों? बांग्लादेश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है। और सबसे कम जो सीमा लगती है हमारी, किसके साथ में लगती है दोस्तों? यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे कम सीमा जो लगती है यहाँ पे लगती है, बहुत थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो हमारे देश की सीमा लगती है वो सबसे कम सीमा लगती है। और यहाँ पे जो भाग यहाँ पे लगता है अफगानिस्तान के साथ, वो इसमें कहाँ है? अपने कब्जे में नहीं है, लेकिन उसको पीओके का क्षेत्र जो है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला स्लाइड क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है कौन से देश के साथ भारत के कितने राज्य साझा करते हैं। तो हमारा पहला देश क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। आइए अब हम देखते हैं अफगानिस्तान के साथ कितने राज्य साझा करते हैं। तो हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त, जम्मू कश्मीर की जो भाग है वो, थोड़ा सा भाग एक पाकिस्तान के कब्जे में है, वही भाग अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। कितनी? सबसे कम सीमा किसके साथ में लगती है भारत की? अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे अब देखते हैं दूसरा देश क्या हो जाएगा हमारा? भूटान। यहाँ पे भूटान के साथ कितने राज्य सीमा करते हैं? तो देखिए, पहला हो जाता है पश्चिम बंगाल, दूसरा हो जाता है सिक्किम, तीसरा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश और असम। तो इसके साथ में कुल कितने देश देश यहाँ पे भूटान के साथ में भारत के कितने राज्य अपनी सीमा का साझा करते हैं? तो हो जाता है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ भूटान के साथ में कितने राज्य साझा करते हैं? 4 राज्य साझा करते हैं। हमारा अगला क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। वो देश कौन सा है? बांग्लादेश है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और असम हो जाएगा। यहाँ पे भी भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो
बांग्लादेश के साथ साझा करता है। यहाँ पे देखते हैं कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहला हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा है हमारा मिजोरम, तीसरा हो जाएगा मेघालय, चौथा हो जाएगा त्रिपुरा और पांचवा हो जाएगा असम। तो यहाँ पे कितने राज्य साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ? 5 राज्य जो है साझा करते हैं। हमारा अगला देश आता है चीन। हमारा कौन सा अगला देश आता है? चीन। तो यहाँ पे पहला राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक भारत का राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा दूसरा है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत का उत्तरीय राज्य। हिमाचल प्रदेश क्या है? भारत का उत्तरीय राज्य। फिर अगला देश क्या है? उत्तराखंड। भारत का उत्तराखंड भारत अगला राज्य जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड को सन 2000 में उत्तर प्रदेश के साथ से अलग करके इसको बनाया गया राज्य है। अगला राज्य है सिक्किम। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा एक और राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वी राज्य। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा, तो हम लोग आसानी से उत्तर दे देंगे कि अरुणाचल प्रदेश होगा। आइए अगला देश हमारा कौन सा है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके साथ में भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश साझा करता है, दूसरा हो जाता है नागालैंड, तीसरा होगा मणिपुर और चौथा हो जाता है मिजोरम। इनसे यहाँ से परीक्षा में सीधे क्वेश्चन बनता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से बता देगा कौन सा राज्य साझा करता है। यहाँ पे अगला देश हमारा है नेपाल। यहाँ पे जो नेपाल है इसका अभी भी 2015 में सबसे नवीनतम संविधान बनाया गया है। वो कहाँ बनाया गया है दोस्तों? बांग्लादेश में बनाया गया है। नवीनतम संविधान कहाँ बनाया गया है? तो यहाँ पे बनाया गया है, नेपाल में बनाया गया है। वो कब बना है? 2015 में बनकर तैयार हुआ। तो इसके साथ पहला राज्य जो साझा करता है वो होता है बिहार, दूसरा हो जाता है उत्तराखंड, तीसरा हो जाता है उत्तर प्रदेश और चौथा हो जाता है सिक्किम तथा पांचवा होता है पश्चिम बंगाल। हमारा अगला राज्य है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ देखते हैं हमारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधे एक ना एक क्वेश्चन बनता जरूर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये किस सन में बनाया किया इसको? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसको किस सन में बनाया गया? किस सन में बनाया गया? तो इसको 26वें राज्य के रूप में चुना गया। किस राज्य में चुना गया? छत्तीस को 26वें राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया और इसको 1 नवंबर सन 2000 को बनाया गया। यहाँ पे जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है इसको 26वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और 26वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया और 1 नवंबर सन 2000 को इसको बनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? हमारे प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। यहाँ पे क्या बना है? हमारे प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। तो हमारा पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को इसको बनाया गया था। हमारा अगला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को कब बनाया गया? इसको कब दर्जा दिया गया भारतीय राज्य का? तो इसको 20 फरवरी 1987 ईस्वी को भारतीय राज्य का एक दर्जा दिया गया। हमारा अगला क्या आता है? गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य है। कैसा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। गोवा जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। कैसा राज्य है? सबसे छोटा। सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पे जो आता है इसको कब बनाया गया? 30 मई 1987 को इसको भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। हमारा अगला राज्य आता है गुजरात। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गुजरात राज्य की स्थापना कब की गई? गुजरात राज्य को भारतीय राज्य में कब दर्जा दिया गया? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 मई 1960 को इसको भारतीय राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। हमारा अगला आता है हरियाणा। क्या आता है? हरियाणा। तो इसको कब भारतीय राज्य के रूप में दर्जा दिया गया दोस्तों? कब दर्जा दिया गया? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। फिर अगला आता है झारखंड। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बनाया गया। अगला आता है हमारा महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र को 1 मई 1960 को बनाया गया था। यहाँ पे आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड को भारतीय राज्य का दर्जा कब दिया गया? 9 नवंबर सन 2000 को दिया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? यहाँ पे मृदा संरक्षण की एक कौन सी विधि है? यहाँ पे मृदा संरक्षण की कौन सी विधि है? हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सीढ़ीदार खेत बनाना। सीढ़ीदार, जब हम लोग सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, इस टाइप में बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे बना लिया जाता है, एक छोटे छोटे फॉर्म में। यहाँ पे मिट्टी का कटान बहुत कम होता है, जिसे कि मृदा संरक्षण के रूप में जाना जाता है। मृदा संरक्षण की विधियां क्या होती हैं? वनों की सुरक्षा। क्या होता है? वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा हो गया। यहाँ पे दूसरा होता है बाढ़ नियंत्रण। हमारे वहां जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण भी मृदा का बहुत क्षरण होता है, जिससे कि बाढ़ को नियंत्रित करने के बाद यहाँ पे मृदा क्षरण को कम किया जा सकता है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 9 नवंबर सन 2000 को इसको बनाया गया था, तो इसलिए इसका स्थापना दिवस जो हो जाएगा वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि उत्तराखंड को किस राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था? तो इसको 27वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। किस राज्य के रूप में? 27वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? उसकी जो श्रीलंका है उसकी पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो उसकी पहली भाषा थी सिंहली। पहली आधिकारिक भाषा क्या थी? सिंहली। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि श्रीलंका का जो झंडा है उस पर एक शेर बना होता है, शेर को क्या कहते हैं? सिंह। तो हम सिंह से याद रखेंगे कि श्रीलंका के झंडे पे जब सिंह है, शेर है, तो शेर को क्या कह सकते हैं? सिंह। इसलिए हम याद रखेंगे श्रीलंका की पहली जो आधिकारिक भाषा है उस क्या है? वो सिंहली। अब यहाँ बात आती है कि भारत की राजकीय भाषा क्या है? तो यहाँ पे क्या आता है? भारत की राजकीय भाषा। तो भारत की राजकीय भाषा क्या है? भारत की हिंदी राजकीय भाषा है। भारत की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? यहाँ पे है हिंदी। अब यहाँ पे जो भारत के कुछ लोग यहाँ पे हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा ना हो करके एक राजकीय भाषा है। अब यहाँ पे आता है पाकिस्तान की भाषा कौन सी है? यहाँ पे क्या हमारा अगला क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान की, यहाँ पे क्या बन सकता है कि पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कहाँ की आधिकारिक भाषा? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? उर्दू है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट 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 से निकलती है। तो हमारा इसका मतलब, इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरकंटक का जो उद्गम स्थान है यह कहां पर स्थित है? ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। हमारी जो नर्मदा नदी है उसका जो है यहाँ पे देखो लिखा है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है? तो कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो यह किस जिले में पाया जाता है? तो यहाँ पे बात आती है कि नर्मदा नदी का जो जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, तो यह इसके मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं? तो कहां पाई जाती हैं? शहडोल जिले में। कहां में पाई जाती हैं? कौन सा जिला क्या हो जाएगा? शहडोल जिला। क्या हो जाएगा? शहडोल जिला। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं?
तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, शहडोल जिला। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। यहाँ पे क्या बात आती है कि अब पहले क्वेश्चन था मृदा संरक्षण कैसे करना है, कौन सा कारक मृदा संरक्षण का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण का कारक जो नहीं है वो क्या होगा, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, जो कि एक मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला कारक क्या होता है, मूल। दूसरा कारक क्या होता है, सेल। तीसरा कारक क्या होता है, पहला कारक क्या होता है, मूल। दूसरा कारक क्या होता है, सेल। तीसरा कारक क्या होता है, उच्चावन समय। तीसरा कारक कौन सा होता है दोस्तों, उच्चावन समय। क्या होता है, उच्चावन समय। यहाँ पे इसके 3 हो गए और इसके कितने कारक होते हैं, इसके 5 कारक होते हैं तो 2। अब ये जो कारक है, ये कितने का, एक जो 3 कारक हैं, मूल, सेल और उच्चावन समय, यह एक अक्रियाशील, ये कैसे कारक हैं, अक्रियाशील कारक हैं। कैसे कारक हैं, अक्रियाशील। और जो 2 कारक बचे हैं वो कारक कैसे होते हैं, वो कारक जो होते हैं वो क्रियाशील कारक होते हैं। तो उनमें कौन से क्रियाशील कारक कौन से होते हैं, तो पहला होता है उसमें जलवायु। पहला कारक क्या होता है, जलवायु। और दूसरा कारक जो है वो होता है जैविक। दूसरा कारक क्या है, जैविक। ये जो हमारे 2 कारक हैं, ये कारक कैसे होते हैं, ये एक 2 क्रियाशील कारक होते हैं। कैसे होते हैं, क्रियाशील कारक। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो किस महासागर का हिस्सा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्योरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्योरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो प्योरिको खाई कहाँ पे स्थित है, वो भी हमारी अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्योरिको खाई कहाँ पे स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये हमारी जो प्योरिको खाई है, ये हमारी यहाँ पे जो ये प्योरिको खाई है, यह विश्व की क्या है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई क्या है, यहाँ पे विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई। कैसी खाई है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई। गहरी खाई, विश्व की दूसरी सबसे गहरी खाई है। तो अब आता है कि इसकी गहराई कितनी है। तो इसकी गहराई जो है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है कि प्योरिको खाई की गहराई कितनी है। तो प्योरिको खाई की गहराई यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसकी गहराई, गहराई कितनी हो जाएगी, 8380। क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी गहराई, 8380 मीटर। कितनी हो जाएगी, 8380 मीटर। अब यहां से क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाई कौन सी है। तो उसका ऑप्शन होगा प्योरिको खाई। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्योरिको खाई की गहराई कितनी है। तो प्योरिको खाई की गहराई जो है वो 8380 किलोमीटर है। कितनी है, 8380 किलोमीटर। एक और यहां से क्वेश्चन बनेगा कि प्योरिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि प्योरिको खाई किस महासागर में स्थित है। तो यह कहां पे स्थित है, अटलांटिक महासागर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। मिट्टी देखो, यहाँ पे तल सेल कहा जाता है, जनक सेल कहा जाता है, नीम सेल कहा जाता है, या आधार सेल कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, तल सेल, जो कि यहाँ मिट्टी की सबसे निचली परत पाई जाती है।
मिट्टी की कहां पे पाई जाती है? मिट्टी की सबसे निचली परत है, तो कौन सी है? हमारी है तल सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? महासागर में कौन सा समुद्री हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? महासागर में कौन सा समुद्री वो बंदरगाह स्थित है? तो यहाँ पे महासागर नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा हिंद महासागर में। क्या होगा? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे मनीला मनीला फिलीपींस, कोची पोर्ट केरल, और करजन और नर्मदा। तो नर्मदा यहाँ पे एक नदी है, कोई एक बंदरगाह नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी आता है, केरल यहाँ पे हिंद महासागर में महासागर के तट पर स्थित है, इसीलिए जो कि होगा कोची पोर्ट केरल, या हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पे जो काजू की फसल है वो किस मिट्टी में पाई जाती है? तो काजू की फसल जो है तो सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा लाल लैटेराइट मिट्टी। यहाँ पे जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल उगाई जाने वाली कौन सी है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि काली मिट्टी में सर्वाधिक कौन सी फसल उगाई जा सकती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपास। यहाँ पे जो है कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो कैसी होती है? काली मिट्टी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो यहाँ पे क्या स्रोत होगा? कोयला होगा कि ज्वारीय होगा कि भूतापीय होगा कि सौर होगा? यहाँ पे एक पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोयला हो जाएगा। यहाँ पे जो ज्वार है, अब बात आती है यहाँ पे ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं? तो ज्वार किसे कहते हैं? समुद्र की लहर का ऊपर उठना क्या हो जाता है? समुद्र की लहर का उठना। समुद्र की लहर का उठना क्या कहलाता है? तो समुद्र की लहर का उठना क्या कहलाता है? ज्वार। क्या कहलाता है? समुद्र की लहर का ऊपर उठना। समुद्र की लहर का ऊपर उठना। समुद्र की लहर का ऊपर उठना क्या कहलाएगा? ज्वार कहलाएगा। ऊपर उठना, समुद्र की लहर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। और नीचे गिरकर आगे बढ़ना। नीचे गिरकर कहां बढ़ना? आगे बढ़ना क्या कहलाता है? आगे बढ़ना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। यहाँ पे और क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्र की लहर का ऊपर उठना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे जो समुद्र की लहर जब ऊपर उठती है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब वह लहर नीचे गिरकर आगे की ओर गति करती है तो उसको भाटा कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है वो क्या कहलाती है? जहां पर क्वेश्चन क्या है? नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसे क्या कहते हैं? मेरा क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या है? नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उत्थापन प्रणाली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्थापन प्रणाली। क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे क्या कहते हैं? जब पानी को ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उत्थापन प्रणाली कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है?
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस श्रेणी को एशिया की ऊपरी रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कारकोरम श्रेणी होगा, कि कैलाश श्रेणी होगा, कि जस्कर श्रेणी होगा, कि लद्दाख श्रेणी होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कारकोरम श्रेणी। यहाँ पे जो ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में किस श्रेणी को जाना जाता है, तो कारकोरम श्रेणी को जाना जाता है। और ये जो कारकोरम श्रेणी है इसका प्राचीन नाम क्या है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कारकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो यहाँ पे कारकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णगिरी। क्या है? कृष्णगिरी। कारकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कृष्णगिरी। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कारकोरम श्रेणी का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कारकोरम श्रेणी का क्या नाम हो जाएगा? कृष्णगिरी। अब बात आती है कि कारकोरम जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? जो कारकोरम अपना शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो कारकोरम जो शब्द है क्या है? कारकोरम जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? किंजिर्ग। किस भाषा का शब्द है? किंगिर्ज भाषा का शब्द है। यहाँ पे किस भाषा का शब्द है? किंगिर्ज भाषा का शब्द है। तो यह भाषा जो हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कारकोरम जो शब्द है हमारा वो किस भाषा का शब्द है? तो वह किंगिर्ज भाषा का। अब इस भाषा का अर्थ क्या होता है? अब ये जो भाषा है हमारी जो किंगिर्ज जो शब्द है इसकी जो उसका जो अर्थ होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे बात करते हैं। इसका अर्थ होता है काली। अर्थ क्या होता है? काली भुरभुरी मिट्टी। क्या होता है? काली भुरभुरी। काली भुरभुरी मिट्टी। इसका अर्थ क्या है? काली भुरभुरी मिट्टी। अब कारकोरम श्रेणी से एक और क्वेश्चन हमारा बन सकता है। वो क्या बन सकता है कि कारकोरम श्रेणी का विस्तार कितने देशों में है? तो यहाँ पे जो कारकोरम श्रेणी है इसका विस्तार कितने देशों में है? तो दोस्तों यहाँ पे कारकोरम श्रेणी का विस्तार 3 देशों में है। पहला देश कौन सा हो जाएगा? भारत। पहला क्या हो जाएगा? भारत। यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत। फिर हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। हमारा जो अगला देश है वो क्या हो जाएगा? चीन। यहाँ पे जो कारकोरम श्रेणी है वो 3 देशों में इसका विस्तार है। तो पहला हो जाएगा भारत में विस्तार है, फिर दूसरा पाकिस्तान में विस्तार है और तीसरा चीन में भी इसका विस्तार है। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? लद्दाख श्रेणी कहाँ पाई जाती है? तो लद्दाख श्रेणी कहाँ पाई जाती है? लद्दाख श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। ठीक, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना? लद्दाख श्रेणी कहाँ पाई जाती है? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर में ये भी पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे पीर पंजाल जो है या ये भी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी श्रेणी पाई जाती है? पहली हो गई लद्दाख श्रेणी, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। फिर जास्कर श्रेणी जो है वो भी जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। अगली हमारी आती है पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। अब हमारी यहाँ पे आती है कामेत कामेत पर्वत। यहाँ पे क्या आता है? कामेत पर्वत। तो कामेत पर्वत कहाँ पाया जाता है? यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कामेत पर्वत जो है वो किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। हमारा अगला आता है धौलागिरी पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो धौलागिरी पर्वत कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो धौलागिरी पर्वत जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगला आता है कि गुरु शिखर श्रेणी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो गुरु शिखर श्रेणी जो है राजस्थान में पाई जाती है। इनको इनको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनना निश्चित है हमारे एग्जाम में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे फिर से आ गया, नागा पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है? तो नागा पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है? नागा पहाड़ी यहाँ पे आप लोग जान सकते हो कि यहाँ पे नागालैंड में पाई जाती है क्योंकि नागा में भी नागा है और नागा पहाड़ी में भी पहले क्या है? नागा। तो इससे आप लोग बहुत आसानी से जान जाओगे कि नागा पहाड़ी नागालैंड में पाई जाती है। हमारी अगली श्रेणी कौन सी है? अरावली श्रेणी। तो अरावली वो जो है अरावली श्रेणी वो किस राज्य में पाई जाती है? तो अरावली श्रेणी जो है गुजरात राज्य में पाई जाती है। यहां से भी एक क्वेश्चन बनना निश्चित हो सकता है।
कि गुजरात राज्य में कौन सी श्रेणी पाई जाती है, तो अरावली श्रेणी पाई जाती है। अगला हमारा आता है माउंट अबू कहाँ पाया जाता है, क्या कहाँ पाया जाता है, माउंट अबू। तो माउंट अबू जो है वो कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, राजस्थान में पाया जाता है। हमारा अगला आता है सतपुड़ा पर्वत कहाँ पाया जाता है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो सतपुड़ा पर्वत जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर आता है अजंता की श्रेणी कहाँ पाई जाती है, यानी अजंता की श्रेणी यानी कि अजंता की गुफाएं जो है वो किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, तो अजंता की गुफाएं जो है वो दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमें जो श्रेणी हमने बताई आपको, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा था। यहाँ पे क्वेश्चन का क्या कहता है, जब भारत में हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के आधुनिक तरीके को आजमाने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य हुआ, तो इसका पहला भारत का कौन सा राज्य हुआ, तो यहाँ पे भारत का पहला राज्य हो जाएगा पंजाब। यहाँ पे हरित क्रांति को जो सबसे पहले आधुनिक तरीके से अपनाया तो किसने अपनाया, यहाँ पे पंजाब ने अपनाया। यहाँ पे पंजाब ने 1960 के दशक में पंजाब में 1960 के दशक में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति की पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, यहां से एक भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन कि पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में क्या हुआ, जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति को सबसे पहले 1960 दशक के दौरान पंजाब राज्य ने सबसे पहले इसको आधुनिक तरीके से इसका प्रयोग किया और अच्छा लाभ उठाया। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा यहाँ पे आ जाता है, हमारी कुछ क्रांतियां आती हैं उनको आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। तो यहाँ पे आती है एक श्वेत क्रांति। तो जो श्वेत क्रांति है ये किससे संबंधित है, जो श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से। और श्वेत क्रांति जो आई उसको किसने लेकर आया, कौन लेकर आया, तो उसको कौन लेकर आया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन लाए थे। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की, तो उन्होंने किसने किया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने सबसे पहली बार श्वेत क्रांति को भारत में लाया। अगली हमारी क्रांति आती है नीली क्रांति, किससे संबंधित है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन में होगा नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति और गोल क्रांति। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और इसको नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। आइए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पीली क्रांति। क्या अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो दोस्तों हमारी जो पीली क्रांति है ये तिलहन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसको हमारा इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि तिलहन उत्पादन को किस क्रांति के रूप में जाना जाता है, तो किसमें जाना जाता है, पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब लाल क्रांति जो है वो किस रूप में जानी जाती है, लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति यहाँ पे जो है मांस व टमाटर के उत्पादन से संबंधित, कि इसमें जो है लाल क्रांति के दौरान टमाटर के उत्तम बीज आए जिससे हमारा बहुत अच्छा उत्पादन हुआ और इससे हमें बहुत काफी लाभ भी हुआ। अगली क्रांति क्या है हमारी, गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि आलू हमारा जो होता है वो ज्यादातर गोल होता है, इसीलिए इसको कौन सी क्रांति का नाम दिया गया, इसकी जो क्रांति हुई आलू में, इसको आलू गोल होने के आधार पर। इसमें क्या होता है, जब हमारा आलू जो है वो बहुत गोल होता है, ज्यादातर आलू जो गोल है, इसको आलू गोल होने के आधार पर इसकी जो क्रांति हुई उसको गोल क्रांति के नाम से जाना गया। इसीलिए हम जान सकते हैं कि आलू गोल होता है तो आलू के लिए कौन सी क्रांति होगी, गोल क्रांति होगी। आइए यहाँ पे देखते हैं सुनहरी क्रांति किससे होता है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो हम या सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पे जो फल, बहुत सारे तरह तरह के फल लगे हुए हैं उनको देखकर बहुत अच्छा लगता, देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहां का वातावरण जो होता है, माहौल जो होता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनहरा लगता है। इसलिए हम जान सकते हैं कि जो सुनहरी हमारी क्रांति है वो फल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, फल उत्पादन से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है। यहाँ पे बनाया नहीं जा रहा, किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है, किस नदी पर बना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल
ढोल सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो ढोल सादिया पुल वो है, सादिया पुल है, वो किस नदी पर बना है? तो यहाँ पे किस पर बना होगा, बना है कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। ढोल सादिया जो है तो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अब इसका उद्घाटन कब हुआ था? ढोल सादिया जो हमारा पुल है, सब भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। यहाँ पे क्या है, ढोल सादिया पुल जो है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ये क्या है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल। ये जो है ढोल सादिया पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल है। और इसको जो दूसरा इसका नाम है, इसका क्या है, भूपेन हजारिका सेतु। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत में सबसे लंबा पुल क्या है, तो भूपेन हजारिका सेतु यहाँ पे आ जाएगा। हमें ऑप्शन में ढोल सादिया भी दे सकता है। जब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो ऑप्शन में कहीं कहीं देखने को मिलेगा ढोल सादिया पुल, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, भूपेन हजारिका सेतु। ये भी हमें क्या करने को मिला गया, हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम में ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब बात आती है कि भूपेन हजारिका पुल जब बना तो इसका उद्घाटन कब किया गया, तो इसका उद्घाटन दोस्तों जो किया गया, इसका उद्घाटन कब किया गया, 26 मई, कब किया गया, 26 मई 26 मई 1900 26 मई कब किया गया, 26 मई 2017 को किया गया। कब किया गया, 26 मई 2017 को भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन किया गया। कब, भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया हमारा भूपेन हजारिका सेतु। यहाँ पे क्या है, भूपेन हजारिका सेतु या ढोल सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। क्या है, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूपेन हजारिका सेतु जो है भारत का सबसे लंबा पुल है। यहाँ पे हमारा आता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ढोल सादिया पुल। भारत का जो सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु, इसका दूसरा नाम भी है ढोल सादिया पुल, भारत का सबसे लंबा पुल, जिसका उद्घाटन अभी मैंने बताया आपको 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे देखिए इसका उद्घाटन जो हुआ 26 मई 2017 को किया गया। ये किसके द्वारा, अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन 26 मई 2017 को किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी लंबाई कितनी है, भूपेन हजारिका सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है, यानी कि 5.69 मील होगा। इसकी लंबाई कितनी है, और यह जो लंबा पुल है यह किस नदी पर बना है, लोहित नदी पर बना हुआ है। जो कि एक लोहित नदी जो है वो एक ब्रह्मपुत्र की, जो क्या है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। लोहित नदी जो है या ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी एक बहुत मुख्य उपनदी है। इसीलिए इसको यहाँ वहां पे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसमें लोहिता नदी ना दे करके ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन में दिया गया। यहाँ पे मिल सकता है, कहीं कहीं हमें लोहिता नदी भी मिल सकती है, वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लोहिता नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है, इसीलिए इसको लोहिता या ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी दे सकता है। अब ये बात आती है यहाँ पे कि यह जो हमारा भूपेन हजारिका सेतु है यह कितने राज्यों को जोड़ता है, 2 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से राज्य आते हैं, पहला आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, पहला कौन सा राज्य आता है, अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा राज्य जो आता है हमारा असम में आता है। इसका एक सिरा जो है अरुणाचल प्रदेश में है भूपेन हजारिका सेतु का, और दूसरा सिरा जो है वो असम के राज्य के तिनसुकिया जिले में निकलता है। और जो है यह कहां से शुरू होता है, एक इसका जो पहला छोर है वो कहां से निकलता है, अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे से निकलता है, ढोला कस्बे से निकलता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया। और ये जो है तिनसुकिया जिले के सादिया कस्बे में निकल, इसका जो दूसरा खोर है कहां पे खुलता है, ढोला कस्बे से शुरू, असम के अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे से शुरू होकर असम के सादिया कस्बे में निकलता है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम पड़ा ढोल सादिया नाम पड़ा। ढोल सादिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका एक जो छोर है वो ढोला कस्बे में है और जो दूसरा है वो सादिया कस्बे में है। आज की क्लास में बस इतना ही। हमारी क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।